with another exciting episode of Unzip, Reboot and Leave URL podcast. Today we have someone who is Associate Professor of Psychiatry for last 30 years. He is the only guy I know personally who did PhD in psychiatry. Currently he is a chairman in Delmont Private Hospital in Melbourne. Please welcome Dr. Shashi Verma. How are you, Shashi ji? Thank you, Gautam, for welcoming me. I'm very good, thank you. Thank you for your time, Shashi ji. You're welcome. Yeah. तो हम लोग आज हिंदी इंग्लिश ये दोनों मिला के बात करेंगे क्योंकि predominantly we are addressing the Indians because our psychiatric problems or our mental health problem is little different than others, and globally there are a lot of Indians, so English and Hindi we will use the language. Okay, now we have some segments here. In first segment we will basically ask Shashi ji about the basic understanding of the mental health. So the first question to you is how someone can differentiate between general stress या डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मतलब जीपी या उसके बाद साइकियाट्री. और ये बहुत बेसिक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज आज के ज़माने में मेंटल इलनेस बहुत बढ़ गई है. मैं 40 साल पहले जब ट्रेनिंग करता था तो एवरी जनरल प्रैक्टिस में 1 आउट ऑफ 10 साइकियाट्रिक प्रॉब्लम थे. आज 6 to 7 आउट ऑफ 10 है. और लोगों को समझ नहीं आता कब हेल्प करें, कभी बहुत लेट जाते हैं या कभी बहुत अर्ली चले जाते हैं. सो साइकेट्रिक सिम्टोमेटोलॉजी, सिम्टम्स या मानसिक सिम्टम्स सब में होते हैं, हमारे आप में होते हैं, डे टू डे होते हैं. लेकिन जब लाइक उदासी, एंग्जाइटी, एंक्शस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, कभी मन नहीं करता, कभी एक्टिव हैं, जब वो सिम्टम्स आपको, और कभी कभी लेजीनेस फील होता है और पेरेंट्स कहें या आपके पार्टनर कहें कि आप कुछ ठीक नहीं लग रहे हो, तो हम इंडियन कम्युनिटी वाले टाल देते हैं, अरे नहीं ऐसे है, समय निकल जाएगा. जब वो सारे सिम्टम्स आपकी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में, पर्सनल लाइफ, ऑक्यूपेशनल लाइफ हैं और आपके सोशल लाइफ, तीनों को इम्पैक्ट करना शुरू कर दें, देन इट मीन्स अब वो नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है. और तब उस समय आपको फ़र्ज़ बनता है आपका, आपके फैमिली वालों का, जो भी आपके देखभाल करने वाले लव्ड वन, कि आपसे कहें, बात करें और फिर देखें क्या है. उसके बाद जीपी के पास जाके तो ये मेरे सिम्टम्स हैं. ओनली व्हेन इट स्टार्ट्स टू अफेक्ट योर एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, पर्सनल एंड सोशल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ ऑफ कोर्स. राइट. ओके. नाउ एक तो नॉर्मल लाइफ जो है वो थोड़ा इम्पेक्ट करना शुरू हुआ है, उसके बाद हम जनरल प्रैक्टिशनर के पास ही जाएं. उसके वे जाने के बाद जीपी डेफिनेटली सेज कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ या साइकियाट्रिक स्पेशलिस्ट के पास जाओ, या समटाइम्स ही ट्रीट्स बाय हिमसेल्फ. ये दौरा है कभी कभी बहुत प्रॉब्लम देता है कि मतलब साइकोलॉजिस्ट के पास जाना ठीक है या साइकियाट्रिस्ट के पास ही जाना ठीक है, क्योंकि इंडिया में तो आप कहीं पे भी जा सकते हो. तो ये इसको थोड़ा खुलासा करके थोड़ा बोलोगे. ये बहुत इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. और कई बार, और मैं जीपीज़ को टॉक देता हूँ, कई बार समझाता हूँ. सो हर बीमारी का दवाई से कोई मतलब नहीं है. कुछ बीमारियों में दवाई की ज़रूरत है, कुछ बीमारी साइकोलॉजिकल और काउंसलिंग से ठीक हो जाती है. और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, और जनरल ऑडियंस को भी बहुत फ़ायदा होना चाहिए इस बात को, क्योंकि मैं रोज़ देखता हूँ जब आप जाते हैं, आजकल मेन कॉज है एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये दो चीज़ है. और एक वर्ड हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं, एनहीडोनिया. एनहीडोनिया मीन्स इनेबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर. वो बीमारी लेवल तक नहीं पहुंचा है, लेकिन आपको जो प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ होती थी अब वो एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे. अब बच्चे को उठा के खिलाने को नहीं, इसको लेते जाओ, मेरा मन नहीं है. या जो भी आप पहले गोल्फ जाते थे, नहीं मन नहीं कर रहा है. वॉकिंग जाते हैं, छोड़ो कल जाएंगे. तो एक वो भी टर्म है जो भी इलनेस की तरफ नहीं गया है लेकिन बीच में है. तो हम जीपी के पास जाते हैं, तो अब मैं जीपी को कहता हूँ, आप लोग भी समझ लीजिए कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हमेशा आजकल होती हैं रिएक्टिव डिप्रेशन। तो दो तरह के साइकोलॉजिकल, रिएक्टिव डिप्रेशन अगर एग्जांपल देके कहें, या रिएक्टिव एंजाइटी,
एक बायोलॉजिकल एंजाइटी और डिप्रेशन होता है। तो बड़ा क्लियर है, एक बायोलॉजिकल मीन्स केमिकल चेंजेस हुए बॉडी में और उसके बाद आपका डिप्रेशन हुआ है। जो मोस्ट कॉमन आज की दुनिया में है वो सेरोटोनिन कहते हैं टर्म। सेरोटोनिन एक तरह से हैप्पी केमिकल है ब्रेन को। जो सेरोटोनिन ज़्यादा होता है और नॉर्मल होता है तो आप हैप्पी रहते हैं, सेरोटोनिन कम हो जाता है तो आप डिप्रेस हो जाते हैं। और सेरोटोनिन बढ़ाने की दवाइयाँ आजकल मार्केट बहुत है, इट्स कॉल्ड सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, SSRI करके, जैसे आप लोग सब जानते होंगे, प्रोजेक का नाम सुना है, जोलैट, तो ये उसमें होती हैं। लेकिन ये केमिकल डिप्रेशन में ही काम आएंगी। अगर आपका ब्रेन में केमिकल सेरोटोनिन कम है ही नहीं और आप दे रहे हैं तो इसके साइड इफेक्ट एजिटेशन होगा। सेरोटोनिन को मतलब स्टिमुलेट करना, आप ऑलरेडी स्टिमुलेटेड हैं या नॉर्मल है तो हम और दे रहे हैं, ये नहीं कि और खुशी हो जाएगी। कोई दवा नहीं दुनिया में खुशी करने के लिए, नहीं तो हम लोग सब लेके खुश रहें। दूसरा होता है जो मोस्ट कॉमन है वो रिएक्टिव डिप्रेशन है, इन रिएक्शन टू एक्सटर्नल प्रॉब्लम, बाहरी स्ट्रेस या इंटरनल स्ट्रेस बॉडी का। एक्सटर्नल प्रॉब्लम आपकी मैरिज लाइफ में डिफ़िकल्टी, वर्क प्लेस में डिफ़िकल्टी, बुलिंग हैरेसमेंट हो रहा है, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी हो रही है, बच्चों की तरफ से ड्रग एंड अल्कोहल की प्रॉब्लम हो रही है, या आज के ज़माने में बच्चा ऑटिस्टिक है, तो कोई बाहरी डिफ़िकल्टी की वजह से आप उदास हैं, वो डिफ़िकल्टी जो आपके हाथ से बाहर है। बॉस बुली कर रहा है, आप डिप्रेस्ड हो। दूसरा इंटरनल डिफ़िकल्टी कि आपको पैंक्रियाटिक कैंसर डायग्नोस कर दिया गया और आपको 6 महीने की लाइफ दी है, तो आप डिप्रेस हो जाते हो। या लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर बड़ा कॉमन है, तो वो आपको लाइफ टर्म दे दिया तो आप डिप्रेस हो रहे हैं। या क्रॉनिक पेन, आर्थराइटिस, ये सब जो क्रॉनिक बैक पेन, तो हर चीज़ में डिफ़िकल्टी, तो उससे आप डिप्रेस हो जाते हो। अब अगर आपका जीपी स्मार्ट नहीं है और वाइडर व्यू नहीं लेके चल रहा है, आजकल होता है आप जाते हैं दवा दे, डॉक्टर हम डिप्रेस्ड हैं, उन्होंने एंटी डिप्रेशन दे दिया रिएक्टिव डिप्रेशन के लिए, बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है, और आपको फॉल्स होप दे रहे हैं। क्योंकि आपको दवा दे दिया एंटी डिप्रेशन, जोलॉफ दे दिया, ले जाइए, कल जब आप ऑफिस जाओगे बॉस फिर चिल्लाएगा आपके पास, तो बॉस चिल्लाएगा तो जोलॉफ क्या करेगा? तो जोलॉफ तो आपको एक टेम्प्रेरी रिलीफ दे देगा एंग्जाइटी के लिए, लेकिन फिर आपका एक्सटर्नल स्ट्रेस, घर में लड़ाइयाँ, बच्चों के प्रॉब्लम फिर आप फेस करेंगे, तो उसमें दवा नहीं देनी चाहिए। हमेशा जब भी लेक्चर देता हूँ जीपी को, कोई भी टॉपिक को स्टार्ट यहाँ से करता हूँ कि क्लिनिक पे जो भी आए, आप पहले डिसाइड करिए कि रिएक्टिव डिप्रेशन है कि केमिकल डिप्रेशन है। साइंटिफिक टर्म है एंडोजिनस डिप्रेशन, एंडो मीन्स विद इन द बॉडी और डिप्रेशन। सो ये अगर आप भी देख लीजिए, अगर किसी कारणवश आप डिप्रेस्ड हैं तो उसमें साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। और केमिकल डिप्रेशन है, साइकोलॉजिस्ट पास जाने से बहुत फ़ायदा नहीं होगा एक्सेप्ट कि सपोर्ट, कोई कहेगा हाँ ठीक है अंडरस्टैंड, लेकिन जब आपका सेरोटोनिन ही गिरा हुआ है, लाइक ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर आपका बढ़ा हुआ है, वो बात करने थोड़ी ठीक हुआ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट डिफ्रेंशिएशन ठीक है। रिएक्टिव डिप्रेशन में एंटी डिप्रेशन का और दवाइयों का रोल है, लेकिन थोड़ा है। वो आपको एक तरह से इस लेवल पे ले आते हैं कामनेस की कि आप बात कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट ट्रीटमेंट बात करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दो डिफ्रेंशिएशन है। वाओ, नाइस। यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरा, तो रिएक्टिव डिप्रेशन में अगर कोई बंदा मान लो कि बहुत दिन से है, हाँ, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने तो समझा ही नहीं था, शायद 1 साल तक था मैंने, सो देन इट कैन एक्चुअली टेक यू टू दैट लेवल वेयर योर सेरोटोनिन इज लाइक परमानेंटली गॉन डाउन, ये हो सकता है ना? अगर क्रॉनिक रिएक्टिव डिप्रेशन है, फॉर एग्जांपल प्रिजनर्स ऑफ वॉर, आपको जेल में डाल दिया, रोज मारपीट होता है, फिजिकल वायलेंस होता है, आपको हेल्पलेसनेस की सिचुएशन में ले आए कि आप हेल्पलेस लो, जेल में बैठे आपको रोज आगे 2 लात मार के चले जाते हैं, तो हेल्पलेसनेस में आगे चल के, और रिएक्टिव है, लेकिन थोड़े दिन में वो एंडोजेनस हो जाएगा। कांस्टेंट रिएक्टिव डिप्रेशन एंड ए फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस कैन देन लीड टू केमिकल चेंजेस, और फिर दैट कैन कन्वर्ट इनटू बायोलॉजिकल डिप्रेशन, उसका हम नाम देते हैं डबल डिप्रेशन। अच्छा, तो केमिकल ऑन रिएक्टिव। ओके। सो नाउ एक क्वेश्चन बहुत वाइटल हो, सुन रहा हूँ हर जगह चल रहा है कि फर्स्ट इज जीपी, एंड दिस इज वेरी ऑस्ट्रेलिया स्पेसिफिक क्वेश्चन। फर्स्ट इज जीपी आपको बोलेगा कि चलो साइकियाट्रिस्ट के पास आपको जाना पड़ेगा, एंड देन देर इज अ लॉन्गर पीरियड
कोई कोई कॉम्प्लेन करता है कि मतलब 3 महीने लगा है, 6 महीने लगा है, वॉट एवर. Couple of patients actually, I know them, they actually asked me to ask you this. अब Okay. थोड़ा खुल के बोलो इसको, हाँ. क्योंकि ये मार्केट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है बहुत लोगों से. इन द सेंस डॉक्टर के पास जाना तो एक प्रॉब्लम है, लेकिन उस वेटिंग में बहुत लोग जाना ही छोड़ देते हैं. तो हाँ, तो ये है प्रॉब्लम, क्योंकि मानसिक बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं. और आपको बता दें, यहाँ पर हम 40 साल से हैं, 42 साल से हैं साइकेट्री में. हमने पूरा चेंज देखा है कि हम लोग मोस्ट ऑफ द बीमारियां आजकल रिएक्टिव हैं, और कई सारी हमारी खुद की बनाई हुई हैं. मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि खुद की इसलिए कहता हूँ कि जब हमारे जनरेशन के लोग लाइफ शुरू करते थे, तो मैं ब्रीफ डिवेट कर रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ. मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एज ए साइकियाट्रिस्ट. तो हमारी शादी हुई थी, हमारे पास कुछ नहीं था, हम अपने फैमिली होम में छोड़ के आ गए थे सूटकेस लेके. तो मैं गया कि भाई एक बेड दे दो, एक छोटा सा ट्रांजिस्टर दे दो, और किराए के मकान में. तो उसने कहा आप कहाँ हैं? हमने BHU में साइकियाट्रिस्ट. अरे सर, पूरा घर हम सेट कर देते हैं, आप 6 महीने में पे करिएगा. हमने कहा नहीं, मुझे उधार से ज़िंदगी नहीं शुरू करनी है. इस महीने की सैलरी से हम खाली एक मैट्रेस खरीद पा रहे हैं, और किचन का सामान और एक छोटा सा पॉकेट ट्रांजिस्टर दे दो. हमने वहाँ से ज़िंदगी शुरू की, और धीरे 1.5 साल के बाद हमने 6 महीने बाद छोटा टीवी लिया, ब्लैक एंड वाइट. 1.5 साल के बाद प्रॉपर टीवी लिया, और हम कोई उधार में नहीं थे. नई शादी हुई थी, हमको ज़रूरत ही नहीं थी, हम हैप्पी थे. हैं, आज की ज़िंदगी में जो भी नया कपल शुरू करता है, तो पहले तो वो नया घर लेता है. चलो घर नहीं लिया, कम से कम किराए पर अच्छा घर लिया. नई कार लेता है, फ़ोन लेता है, और उस पर सारी चीज़ें फर्नीचर वगैरह लोन पर लेता है. तो पहले महीने से वो माइनस, ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल दे रहा हूँ, -500,000 से अपनी ज़िंदगी शुरू करता है, और उसको फिर चेस करता रहता है. तो चेस करने में समस्या क्या आती है कि आपका पैसा है नहीं, अब आप प्रेशर में रहते हैं जॉब के. प्रेशर में रहते हैं तो घर में लड़ाई झगड़ा होता है, और हम अपने शौक छोड़ते नहीं. एक क्लासिकल एग्जाम्पल, एक पेशेंट आया था, बहुत दुखी था कि डॉक्टर साहब मेरी 1 लाख की सैलरी है, लेकिन मैं टेक होम खाली 1,000 आता है पर फोर्टनाइट, और मैं बहुत डिप्रेस हूँ. क्यों? एक नया घर लिया और एक BMW लिया. तो हमने कहा देखो, ये तो क्लियरली रिएक्टिव डिप्रेशन है, एक चीज़ इसमें कम करो, क्योंकि तुम्हारी उसमें नहीं है. तो 1 महीने बाद बड़ा हंसता हुआ खुश आया. तो मैंने सोचा मेरी एडवाइस काम आ गई. तो हमने क्या किया? तुमने कहता हमने घर बेच दिया, घर का लोन कम कर दिया, कार रखा. हमने कहा क्यों, हम सारी दुनिया तो कार छोटी ले लो. सर मैं मैनेजर हूँ, BMW लेके तो जाना ही जाना है. बस ये अपनी बनाई हुई प्रॉब्लम है. संतुष्टि खत्म हो गई है हम लोग. तो हम नेगेटिव शुरू करते हैं, तो आप चेस करते रहते हैं अपनी टेल. और कंपैरिजन होता है कि आईफोन हमें 3 साल में बदलना है. लोन पर लोन लेते जाते हैं, और घर में लड़ाई झगड़े होते हैं. आपकी जॉब पर प्रेशर होता है, जॉब न चली जाए तो आप और ओवर टाइम पर काम करते हैं, जॉब चली जाती है. तो एक सिंपल सा है कि हमारे पेरेंट्स के ज़माने में एक जॉब होती थी रिटायरमेंट तक, एक घर बनाते थे जाके 60 साल की उम्र में. रिटायरमेंट के पहले प्रोविडेंट फंड निकाल के घर बना लिया. और लाइटर नोट पर एक बीबी होती थी, एक घड़ी होती थी. पेरेंट्स कितने हमारी जनरेशन के बोस्ट करते, ये घड़ी तुम्हारी मम्मी के हमारी शादी में था, ये तब से चल रही 45 साल से. एक कार होती है. तो संतुष्टि थी, सेटिस्फैक्शन था. आज 5 साल की जॉब होती है, डिवोर्स रेट बढ़ चुके हैं. कार आप बदलते हैं अभी 3 साल, फ़ोन बदलते हैं, घड़ी ऑर्नामेंट होकर रह गई है, कई घड़ियाँ होती. तो ये मैं इसलिए थोड़ा डिटेल बोला कि ये मैन मेड चीज़ है. हम लोग संतुष्ट नहीं रहते हैं, कंटेनमेंट नहीं है. तो एक वर्ड मैं बहुत यूज़ करता हूँ अपने प्रैक्टिस में पेशेंटों के साथ कि हैप्पीनेस मत चेस करो. कोई हैप्पी नहीं रह सकता लाइफ, कितने भी आपके पास हो, प्राइम मिनिस्टर से लेके प्रेसिडेंट तक हैं, और एलॉन मस्क, कोई हैप्पी नहीं है. कंटेनमेंट लेकिन आपके हाथ में है कि भाई हम कंटेंटेड हैं यहाँ पर, इस लेवल पर. जिस दिन कंटेनमेंट आया उस दिन आपकी सारी खुशियाँ हैं. हमारे हिंदू कल्चर में पुरानी कहावत है, बचपन में सुना होगा कि धन कितना भी आप संचें, लेकिन जब आए संतोष धन, सब धन धुनी समान. कि आप चेस करो पैसा, लेकिन जिस दिन आपके पास सेटिस्फैक्शन, संतोष धन आएगा, सारा धन जो है रूई के बराबर है.
ये हिंदी कल्चर में आपके पेरेंट्स आपको बताया होगा, तो वो जब आ जाएगा आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। तो ये हम कह रहे हैं मैन मेड प्रॉब्लम है। तो अब आपका क्वेश्चन थोड़ा डिविएट हो गए थे, तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का जो टाइमिंग, हाँ, तो अब क्या, अब इसलिए इतना रिएक्टिव डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ गया है कि अब आप जीपी के पास जाते हैं और फिर उनको साइकेट्री। अब आपको बता दें, मेलबर्न शहर में 5 मिलियन पॉपुलेशन है, 1000 साइकेट्रिस्ट हैं। मेरे इस हॉस्पिटल में जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ हमारे पास 98 साइकेट्रिस्ट हैं। 55 ऑन साइट प्रैक्टिस करते हैं और रेस्ट जो है आते हैं, एडमिट करके चले जाते हैं अपना पेशेंट। सो इवन 1000, जो कि बहुत होना चाहिए, कम है, बिकॉज प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं। तो आप जीपी के पास जाते हैं, वो रिफ़र करेगा साइकेट्रिस्ट, और सारे साइकेट्रिस्ट क्योंकि बिजी हैं 3 महीने 6 महीने का सुनते हैं। आपको इसका रास्ता बताते हैं। आसान रास्ता ये है, ये फैक्ट है, लेकिन इसको बाईपास करने का कि रिफरल अगर आपका जीपी बाय नेम ना दे, जैसे हमारे इस हॉस्पिटल में अगर आप कह दें कि रेफरल डॉक्टर वर्मा का है, मेरी डायरी 3 महीने के लिए बंद है तो नहीं देख सकते। लेकिन रेफरल, ओपन रेफरल, जीपीस कहिए टू पर्टिकुलर हॉस्पिटल, टू अ हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल के ओपन रेफरल टू एनी साइकियाट्रिस्ट दे, तो हमारा प्रैक्टिस मैनेजर बैठता है, हमारा 55 डॉक्टर सबकी डायरी देखते हैं, और यहाँ गैप है 2 हफ्ते में, यहाँ 3 हफ्ते में, तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं। एक और समस्या है कि प्राइवेट साइकियाट्री में पैसा, कॉस्ट बहुत लगता है, और वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत मुश्किल है, क्योंकि पब्लिक साइकियाट्री में एंजाइटी डिप्रेशन ज़्यादा देखे नहीं जाते, क्योंकि उनके पास भी प्रेशर बहुत है, कम बेड्स हैं, तो अनलेस कि आप सीवियर मेंटल इलनेस से हैं, डिप्रेशन, सुसाइडल हैं, वहाँ मिलता नहीं। प्राइवेट साइकियाट्री में अगर आपके पैसा नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो नहीं है। तो ये ग्रे एरिया है। ग्रे क्या है? ये गैप है सिस्टम में हमारे। जिसके पास पैसा नहीं है, बल्क बिलिंग कोई डॉक्टर ऑस्ट्रेलिया में बड़ी मुश्किल से मिलेगा आज के ज़माने, क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बल्क बिलिंग दिक्कत है। तो जो ईजीएस्ट वे है, जीपी अपने लेवल पर स्क्रीन आउट कर ले कि ये नॉन बायोलॉजिकल है, तो हमें काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट को रेफर कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट में भी वेटिंग लिस्ट बढ़ रही है आजकल, तो कि एक थर्ड कैटेगरी के हैं, उसमें काउंसलर हैं। तो काउंसलर आर नॉट साइकोलॉजिस्ट, लेकिन काउंसलिंग कर सकते हैं बेसिक लेवल की। साइकोलॉजिस्ट तो रियल हार्डकोर साइकोथेरेपी वगैरह दे सकते हैं। तो अगर मामूली प्रॉब्लम है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो काउंसलर के पास भेज सकते, तो थोड़ा सा डाइवर्स हो जाता है। और केमिकल डिप्रेशन ऑफ कोर्स, तो जनरल रेफरल टू अ हॉस्पिटल। आजकल इन द लास्ट 2-3 ईयर्स, अब आजकल इंटरनेट प्रैक्टिसेस बहुत खुल गई हैं। हम कई नाम यहाँ नहीं बताएंगे, लेकिन आपको प्राइवेटली बता देंगे। आप जाइए तो कई प्रैक्टिसेस, लोग डॉक्टर स्कैटर्ड हैं पूरे विक्टोरिया में। एक अभी सर्विस हमसे मिलने आई थी कि पूरे विक्टोरिया हैं, वो आपके रेफरल इंटरनेट पर लेते हैं, तो आप कहीं से बैठ के उस पर, और वो फिर स्क्रीन करके आपके लोकेलिटी के एक डॉक्टर को कनेक्ट करा देते हैं। तो डायरेक्ट नेम्ड रेफरल में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस डॉक्टर्स बिजी रहते हैं। लेकिन मेलबर्न में करीब 12 या 13 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। 2-3 नाम, जैसे मेलबर्न क्लिनिक में करीब 150 डॉक्टर हैं। एल्बर्ट रोड क्लिनिक, डेलमॉन्ट प्राइवेट हॉस्पिटल, पाइन लॉज इन बेरी, नॉर्थ पार्क, तो कई हॉस्पिटल हैं। जनरल रेफरल डालिए और प्रैक्टिस मैनेजर कहीं फिट कर देगा, तो वो शॉर्टेस्ट वे टू गेट। लेकिन ये जो इंटरनेट का बात आप कर रहे हो, ये भी तो ज़रूरी है, क्योंकि ये शहर में, अगर शहर 5 मिलियन वर्सेस 1000 आप कम बोल रहे हो, नाउ इमेजिन द रूरल एरियाज, मतलब उधर तो और भी कम है। तो उसमें इंटरनेट रेवोल्यूशन ने एब्सोल्युटली मैजिक कर दिया है, राइट। अब और मेडिकेयर ने अब ओनली 2-3 साल से ही, कोविड के बाद मेडिकेयर ने वीडियो अपॉइंटमेंट अलाउ कर दिए हैं, राइट। सो अब कई डॉक्टर, स्पेशली हम देख रहे हैं रिटायर्ड डॉक्टर, अपने घर से पूरे विक्टोरिया में मरीज देख रहे हैं। वो रिटायर्ड हो गए, उनको रूम वगैरह नहीं चाहिए, अब जितना देखते, लेकिन वो, मैं यहाँ से हॉर्शम तक मरीज देखता हूँ अपने कमरे से, राइट। हॉर्शम यहाँ से 5.5 घंटे की ड्राइव है। yes. तो हॉर्शम, बेलरेड, बेंडिगो हमारा कैचमेंट एरिया है, सेल कैचमेंट एरिया है, तो देखते हैं। तो ये इंटरनेट वाला जो अभी नया ट्रेंड शुरू हुआ है,
लेकिन आप अगर सर्च करोगे तो मिल जाएगा। राइट, सो मतलब ये नया ट्रेंड है विच इज ऑल्सो हेल्पिंग, बट दिस इज ऑल्सो इन द प्राइवेट साइड ऑफ ये प्राइवेट साइड में। और इसमें एक और चीज़ बता दें, कई रिटायर्ड हमारे डॉक्टर्स हम जानते हैं, कुछ लोगों पर्सनली जो 80+ हैं, 85 हैं, ह्यूज एक्सपीरियंस है, लेकिन वो घर से निकलना नहीं चाहते। राइट, वो बल्क बिल करने को तैयार हो जाते हैं कि चलो हम थोड़ा सा, हमें भी काम मिल जाएगा, हम लोगों की सेवा भी कर लेंगे और हमारा भी टाइम पास हो जाएगा। वाओ, तो मतलब ऑप्शंस है, ऑप्शन हैं। या राइट, ऐसा ही नहीं कि मतलब एकदम अटक जाओ। हाँ, यप। तो ये अब नया खुला है, और देखिए। राइट, क्योंकि मैंने एक अभी 85 ईयर के साइकेट्रिस्ट, उनका मैंने देखा, अरे आपने लगा आप रिटायर हो गए, तो उन्होंने कहा भाई रिटायर तो हो गया था, लेकिन मेरे पास 60-70 साल का एक्सपीरियंस है साइकेट्री का, घर में भी होता हूँ, तो मैंने कहा बल्क बिल करके मैं वीडियो पर करूँगा लोगों को घर से बैठे बैठे। हाँ। वेरी नाइस। तो ये एवेन्यूज हैं। ओके, गुड, ओके। जब I went through depression in 2012-13, and after that I started reading about it. Or somehow I got hooked with Dr. Vikram Patel, और थोड़ा उसका बारे उसके पढ़ा मैंने, and then I realized कि there is no cultural angle that time in care system. अभी कल्चरल, क्योंकि हम लोग देसी लोग जो है वो तो जाएंगे नहीं, वो मंदिर में चले जाएंगे, दोस्तों से दारू वारू पी लेंगे, तो डॉक्टर के पास तो जाएंगे नहीं। तो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग का सिचुएशन क्या है अभी? अभी भी डिफिकल्ट है। बहुत सारे लोग, इवन पढ़े लिखे लोग भी, हाँ, जो साइकेट्री एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब पढ़े लिखे लोग सोच सकते हैं, एक स्पेशलिस्ट हमारे कोलीग हैं, उसकी लड़की बेचारी बीमार हुई और उसने डांट के भगा दिया, क्या बकवास है, ऐसे कहा उसे, कोई बीमारी नहीं, तुम एक्टिंग कर रही हो, काम करो। ये एक मतलब सीनियर स्पेशलिस्ट इंडियन बैकग्राउंड का, और उसकी बेटी को घर से रिबेल करके भाग के तब मुझे दिखाने आई, और सीवियरली डिप्रेस थी, शी नीडेड हेल्प इन द हॉस्पिटल, मुझे एडमिट करना पड़ा। तो अभी भी बहुत टैबू है साइकेट्री का, कम होता जा रहा है, बिकॉज हम लोग मीडिया में और हर जगह मेंटल हेल्थ की बातें बहुत होती जा रही हैं, और ईजिली अब एक्सेप्टेबल होता जा रहा है इवन इंडियन कम्युनिटी में। अब आप सोच लीजिए कि मैं बहुत 30 साल से ऑस्ट्रेलिया में यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरी क्लाइंटेल अभी भी इंडियन की हमारी 5% है। वो तो जाएगा, इंडिया देसी लोग तो जाएगा नहीं आपके पास। तो जब तक या तो वो बहुत साइकोटिक हो जाए या एकदम सुसाइडल हो जाए, सुसाइडल के बाद भी कई पेरेंट्स छिपाते हैं, नहीं लाना चाहते। उन्होंने बता नहीं, हमारे स्पेशलिस्ट है, कोलीग स्पेशलिस्ट, अपनी बेटी को सीवियरली डिप्रेस्ड है, और उसने ऐसे झाड़ दिया कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। तो ये सैड है, बट गुड थिंग इज़ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इतना ज़्यादा बढ़ा है, और स्पेशली जो अनफॉर्चुनेटली सुसाइड वगैरह होते हैं उससे और न्यूज़ वगैरह में आता है, और फिर हेल्पलाइन वगैरह हैं, लाइफ लाइन आ गई, मेंटल हेल्थ फाउंडेशन ऑफ विक्टोरिया, बहुत सारे एवेन्यूज आ गए, तो इम्प्रूव कर रहा है। राइट, इम्प्रूव कर रहा है। सो दिस इज द लाइक द कम्युनिटी साइड। अभी जैसे आप इंडियन होके बोल रहे हो, इंडियन साइड, इंडियन साइक यू अंडरस्टैंड मोर, बट देयर आर अदर national like origin doctors, right? Are they understanding these things? Or for example एक अफगानी मान लो कि post traumatic stress disorder war के वजह से आपके पास आए हैं, so all these cultural training are happening now? No, not much unfortunately. Right. So western world में, वेस्टर्न वर्ल्ड मीन्स ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, लेकिन फिर भी वेस्टर्न सोसाइटी का, वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत अवेयरनेस है। अब हम लोग के एशियन और ईस्टर्न वर्ल्ड में अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन आपने अफगानिस्तान का नाम लिया, वहाँ तो अभी नहीं है, कि उनको डे टू डे की प्रॉब्लम बहुत है। तो अनफॉर्चुनेटली उन कंट्रीज़ में जहाँ की आखिर से इकोनॉमिकली अच्छे नहीं हैं, उनको डे टू डे खाने, शाम का रोटी कैसे आएगी, उसी में प्रॉब्लम है, तो इसको वो साइड में रख देते हैं। इनफैक्ट बहुत साइड में रख देते हैं, अनलेस कि लाइफ एंड डेथ हो जाए नहीं आते। हमने वॉलंटरली उस तरह की कंट्रीज, उस फाइनेंशियली स्ट्रेस कंट्रीज के बहुत कम देखे हैं। वर्क कवर के आते हैं, वर्क प्लेस इंजरी के आते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक तो उनको फंडिंग मिल जाती है डॉक्टर को दिखाने के लिए, और वर्क कवर एक डिफरेंट एरिया है। वर्क प्लेस इंजरी का उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो उसकी वजह आ जाते हैं, लेकिन वॉलंटरली आके दिखाना उतना कॉमन अभी नहीं है। बट अगेन अवेयरनेस, उनको पता है अब साइकियाट्रिस्ट कौन होता है,
और काउंसलिंग अवेलेबल है, और एडवर्टीजमेंट ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत होता है मेंटल हेल्थ का। राइट, अच्छा। तो आपने ऑलरेडी जिक्र किया कि मतलब इट्स गॉन अप, द परसेंटेज ऑफ दिस इलनेस, इट्स गॉन अप लाइक एनीथिंग। कभी कभी ये एकदम लेमैन क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट मेनी टाइम्स वी ओवर मेडिकलाइज एवरीडे स्ट्रेस? यस, अनफॉर्चुनेटली, सैडली यस, बिकॉज लोगों के पास टाइम नहीं है, सब बिजी बहुत हैं। और ये नई जनरेशन में लास्ट 20 ईयर्स से मैंने ट्रेंड देखा है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में भी, यहाँ भी कि लोगों के पास समय नहीं है तो उनको क्विक आंसर चाहते हैं हर चीज़ का। बच्चा, और बहुत सैड, मुझे बहुत दुख होता है कि 5-5 साल के बच्चा भाग रहा है और इसको एडीडी है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है, ये रुकता नहीं है, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर इसका कुछ इलाज करिए। उनको उतनी पेशेंस नहीं है कि बच्चा आउटग्रो कर जाएगा। ये बच्चे का एज है 4-5 साल, 6 साल, 10 साल, हाइपर एक्टिव होते हैं, लेकिन उसमें अब लेबल लगवाना और कुछ दवा से ट्रीट करना, हार्ड वर्क नहीं हो रहा है उसमें। और हम लोग एडल्ट्स में प्रॉब्लम हुई, आप छुट्टी नहीं ले सकते, 2 दिन का रेस्ट नहीं ले सकते, डॉक्टर जल्दी से दवा दीजिए, इट्स अफेक्टिंग माय वर्क। और डॉक्टर्स भी, काउंसलिंग के लिए टाइम नहीं है, काउंसलिंग टाइम नहीं है तो वो भी क्विक। और राइट में कई बार मैं देखता हूँ, बड़ा दुख होता है उसका भी, कि हमारे डॉक्टर ने बहुत जल्दी पहले विजिट में एंटी डिप्रेसेंट दे दिया। अब एंटी डिप्रेसेंट सीरियस दवा है, इजी नहीं, सीरियस, वो आपके ब्रेन को, केमिकल को चेंज कर रही है। अनलेस कि वो, एज मैंने पहले कहा था, रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव, अनलेस कि सीरियसली डिप्रेस्ड है, एंटी डिप्रेसेंट डे टू डे प्रॉब्लम के लिए नहीं काम करेगी और साइड इफेक्ट होंगे, एजिटेशन होगा। एंटी डिप्रेशन का वन ऑफ द साइड इफेक्ट एजिटेशन है, कॉमन है लोग, अनलेस कि आप सही डायग्नोसिस के लिए दे रहे हैं। हिस्टोरिकली बताएं, प्रोजेक्ट जब इन्वेंट हुआ था, आया था 19 से अर्ली 71 के बाद, अमेरिका में 6 महीने के अंदर इतने यूथ सुसाइड हुए कि प्रोजेक्ट बंद कर दिया उन्होंने। बाद में देखा कि ये क्या हो रहा है, तो क्योंकि आप स्टिमुलेशन हो रहा है उसमें, सेरोटोनिन स्टिमुलेशन, और आप टीनेजर्स को दे रहे हो जिनमें ऐसे ही हाइपर एक्टिविटी है, उनको मतलब, तो वो मिला के उनका एजिटेशन प्लस सेरोटोनिन मिलके सुसाइडल हो जाते थे। तब उन्होंने 6 महीने बाद रिसर्च मोर करा, फिर प्रोजेक्ट दोबारा लाए विथ सेइंग कि अब SSRI से एंटी डिप्रेसेंट 18 साल से नीचे को मत दो, कि उनमें एजिटेशन होता है। अब ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान ना दें तो बहुत सारे साइड इफेक्ट हो जाते हैं। अब 18 से नीचे देते हैं लेकिन बड़ा केयरफुल रहते हैं। अब हम लोग बैलेंस ले आए, लेकिन हाँ ये कमी है। और इसमें हम जब भी हमें मौका मिलता है डॉक्टर को, GPs को लेक्चर देने का, हम कहते हैं कि भाई पहले दिन मत दो अनलेस कि यू आर श्योर। और एंटी डिप्रेशन एक सीरियस थिंग है, हम लोगों से पूछ लो, स्पेशलिस्ट से पूछ लो। नहीं पूछ पा रहे तो कम से कम थोड़ा टाइम जनरल काउंसलिंग और जस्ट एक टेम्पररी मेजर के लिए एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन होगा, टेम्पररी देख लो। जब वो नहीं काम करता है तब करो। इन नटशेल मेक श्योर कि केमिकल डिप्रेशन है। राइट। मैं इसीलिए ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुल के बात करता हूँ डिप्रेशन को लेके। मैं खुद इंडिया में भी 2-3 दोस्त है, वो दे ऑल्सो वेंट थ्रू सम। इंडिया में तो आपको मेडिसिन खरीदने के लिए सब सिर्फ दुकान में जाना पड़ता है। वो लोग एंटी डिप्रेसेंट ऐसे ही खरीद के ले रहा है, आज थोड़ा खराब लग रहा है 2 ले लिया, मतलब पेन किलर की तरह ले रहा है। ये क्या ठीक है? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। और वो काम भी नहीं करेगा, वो साइकोलॉजिकल होगा। अगर आप एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं उसको 21 डेज लगता है किक इन करने में। राइट। आप बस ये है कि उसका एक सेकेंडरी साइड इफेक्ट होता है, मे बी सिडेशन, तो आप सिडेशन की वजह से काम हो जाते हो। लेकिन एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट 14 to 21 डेज लगता है। ओके। बट एक दूसरी है एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन लाइक वैलियम वगैरह, हम प्रमोट नहीं करते हैं उसको एट ऑल, वो भी डॉक्टर के थ्रू होना चाहिए, वो आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स दे देता है। देखिए ना, एंटी डिप्रेशन आज लिया 2 दिन के लिया नहीं, उससे साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। 3-4 साइड इफेक्ट बहुत कॉमन है जो आप सोचते हैं डिप्रेशन का पार्ट है। एक तो उससे ड्राउजीनेस रहती है, या क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। क्लाउड से रहता है, क्लियरिटी नहीं रहती। जब स्टॉप करें तब लगता है ओ बाप रे क्लियर है।
नींद में असर आता है, ब्रोकन स्लीप आती है, और नाइट में स्वेटिंग होती है बेड में, क्योंकि सेरोटोनिन स्पर्ट्स में निकलता है। जब स्पर्ट आया तो आपको हार्ट फ्लश आया, स्वेटिंग आई, ब्रोकन स्लीप है। क्योंकि स्लीप ब्रोकन है तो उसमें आपको एजिटेशन, नाइटमेयर्स वगैरह आते हैं। ये है वेट गेन, एक साइड इफ़ेक्ट है, और सबसे बड़ा साइड इफेक्ट सेक्सुअल साइड इफेक्ट भी होता है। तो ये सारे साइड इफेक्ट हैं, तो सीरियस, अनलेस आपको हम कंपैरेटिव करते हैं, अगर आप इतना डिप्रेस हैं कि आपकी लाइफ की बात आ रही है, तब ये साइड इफेक्ट बर्दाश्त करिए। लेकिन अगर इतना सीरियस नहीं है, माइनर डिप्रेशन के लिए इतना साइड इफेक्ट वर्थ नहीं है। राइट, ओके। सो हम नेक्स्ट एक सेगमेंट में जाते हैं, क्योंकि ये सेगमेंट में मैंने ज़्यादा बातचीत करने का मतलब आई डिडंट गेट एनी अपॉर्चुनिटी। वो है मेंटल हेल्थ का लॉज लेके। तो प्लीज़ गिव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंटल हेल्थ लॉज इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में मेंटल हेल्थ लॉ बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हैं, क्योंकि वो सम पीपल इसे ह्यूमन राइट्स पर वो करते हैं, तो इसलिए बहुत ही सेफगार्ड है यहाँ। कोई किसी को लॉकअप नहीं कर सकता ऐसे ही यहाँ पर, और उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। सो ओनली टाइम लीगल रिक्वायरमेंट होता है व्हेन दैट टू सीरियस क्राइटेरिया, व्हेन द पर्सन इज किलिंग देमसेल्फ और दे आर किलिंग समवन एल्स, और सो इन सिंपल वर्ड आइदर दे आर नॉट सेफ फॉर देमसेल्फ और फॉर सोसाइटी। तब एक जीपी को राइट है, साइकोलॉजिस्ट को और किसी जनरल पब्लिक को भी फ़ोन करने का कि ये अपने को मारने जा रहा है या सोसाइटी के लिए डेंजरस है। तब पुलिस कर सकती, इंटरवीन कर सकती है, डॉक्टर इंटरवीन कर सकते हैं। तो मेंटल हेल्थ एक्ट लागू हो जाता है कि हमने उनको साइन कर दिया उसको मेंटल हेल्थ एक्ट में कि आप लॉक इन हो जाओ। तो पब्लिक, ओनली पब्लिक हॉस्पिटल में लॉक इन कर सकते हैं। लेकिन चेक्स एंड बैलेंस इतने अच्छे हैं ऑस्ट्रेलिया में, विद इन 24 आवर्स, विद इन, और मिनट का काउंट होता है, गैजेटेड साइकियाट्रिस्ट को उसको सेकंड करना या निकाल देना है। तो 24 घंटे के अंदर एक दूसरा इंडिपेंडेंट डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट, गैजेटेड, वो आपको चेक करेगा और नहीं भाई ये इतना भी नहीं है, इसको इसके विल के अगेंस्ट ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है थोड़ा रिस्क है लेकिन हम मैनेज कर लेंगे, तो वो रिलीज़ कर देता है। अगर उसने भी कहा नहीं इसको लॉकअप में रखो, तो विद इन 4 to 6 वीक्स एक मेंटल हेल्थ पैनल आता है, 3 लोगों का, साइकियाट्रिस्ट है, एक सोशल वर्कर, एक लॉयर का, गवर्नमेंट अपॉइंटेड मेडिकल पैनल। वो देखता है कि इन 2 डॉक्टरों ने या सेकंड डॉक्टर ने ठीक किया कि नहीं, हम उसके ह्यूमन राइट वायलेट तो नहीं कर रहे हैं, ज़बरदस्ती इलाज तो नहीं कर रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता है, और वहाँ से अगर वहाँ से भी अप्रूव हो गया तब इट मीन्स आप सीरियस हैं। लेकिन चेक्स एंड बैलेंसेस ऐसे हैं, कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं इलाज करा सकता। ये बहुत अच्छी चीज़ है। कभी कभी थोड़ी टफ हो जाती है, क्योंकि मेंटल हेल्थ ट्रिब्यूनल, फॉर एग्जांपल अगर ईसीटी एक हम देते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक, लेमैन टर्म में ईसीटी, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, वो देना होता है, तो समटाइम हम लोग को बहुत डिफ़िकल्टी होती है। हम जानते हैं कि आप डिप्रेस और सुसाइडल देना है, लेकिन ईसीटी क्योंकि एक सीरियस इलाज कर रहे हैं, हम उनको इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं एक तरह से, तो मेंटल हेल्थ ट्रिब्यूनल उसको बहुत टफ रूल्स बनाए हुए हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि ईसीटी से ट्रीट हो जाएगा। क्या आपने सारी दवाई ट्राई कर ली कि नहीं, आप ये कर लिया। तो कहना ही चाहते हैं कि आसान नहीं है, ह्यूमन राइट आपका प्रोटेक्टेड है ऑस्ट्रेलिया में, तो मैं बता सकता हूँ। प्राइवेट में एंटायरली डिफरेंट है, क्योंकि प्राइवेट विलफुल ट्रीटमेंट, अगेंस्ट विल नहीं। हमारे हॉस्पिटल में आप आए डिप्रेस है, मैंने कहा भाई देखो मेरे हिसाब से आप डिप्रेस हो, आपको ईसीटी चाहिए, तो आप एग्री कर रहे हो, हम एग्री कर दे सकते हैं, क्योंकि आप विलफुल, आपको अगेंस्ट द विल नहीं। वहाँ क्योंकि आपके अगेंस्ट विल आपको एडमिट करते हैं, तो रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत हैं। दूसरा, मेंटल हेल्थ एक्ट में आपको एडमिट करते हैं हॉस्पिटल में, इलाज कर लेते हैं, जब आप सेटल डाउन हो गए तो आपको कम्युनिटी में बाहर भेज देते हैं। तो एक दूसरा टर्म है कम्युनिटी ट्रीटमेंट ऑर्डर, CTO। तो अगर हमें लगा कि ये बाहर जाके दवा बंद कर देगा या सब कुछ छोड़ देगा, दवा फॉलोअप नहीं करेगा, तो एक दूसरा लॉ है उसका एक्सटेंशन कम्युनिटी ट्रीटमेंट ऑर्डर रख लेते हैं। उसको भी रिव्यू करता है मेंटल हेल्थ ट्रिब्यूनल कि 1 साल के लिए कम्युनिटी ट्रीटमेंट ऑर्डर में है। मीन्स कि एक हॉस्पिटल का
नर्स या सोशल वर्कर एवरी मंथ जाके देखेगा कि आप दवा ले रहे हो कि नहीं, और नहीं ले रहे हो तो आपको हॉस्पिटल ले आएगा वापस। ये एक सेफ गार्ड है आपके उसमें। तो अगर कोई कर रहा है कम्युनिटी ट्रीटमेंट ऑर्डर में, एंड कई लोग नाखुश होते हैं कि हमारे आप कैसे आप मेरे घर पर आके दवा दे सकते हो, बहुत चेक्स एंड बैलेंस है, वो उनके भलाई के लिए कर रहे हैं। किसी को शौक नहीं कि आपके विल के अगेंस्ट ट्रीट करें, और हॉस्पिटल का ही टाइम और स्टाफ लगता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ भी है, कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और 1 साल बाद जनरली कम्युनिटी ट्रीटमेंट ऑर्डर से रिलीज हो जाते हैं। सो रूल्स एंड रेगुलेशन है और आपके सेफ गार्ड के लिए। Right. Okay. Is there any gray area still, like where legal definitions clash with clinical judgment? वो एक दूसरे फील्ड में है, जनरल क्लिनिकल उसमें बहुत कम है। कभी कभी होता है कि हमने रिकमेंड कर जो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ हम लोग यूज़ करते हैं रिकमेंड, हमने रिकमेंड करा, और थोड़ा ग्रे सा एरिया है कि, और कभी कभार इसमें कि हमारे रिलीजन में ये है नहीं तो हम ये नहीं करेंगे, ऐसा भी। वो ऑस्ट्रेलिया में लॉ तो नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलिया में आपको मेंटल हेल्थ एक्ट इम्प्लीमेंट करना होगा तो उसमें रिलीजन बिल्कुल नहीं है। तो हम कर देंगे सीधे हैं। और रिलीजन का आता है, लेकिन वो फिर लीगल उसमें, फिर उसमें देखिए, अगर हमें मेंटल हेल्थ एक्ट इन्वोक करना है तो हमारे पास अथॉरिटी है, तो पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, एम्बुलेंस बुलाते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं कि हम आपको पकड़ के आपको हम लॉक कर दें, कई सारे, तो पुलिस को भी एग्री करना होगा, एम्बुलेंस वाले को भी एग्री करना पड़ेगा, तब जाता है। ओके ओके। If one had, like if you had one message for families who are unsure whether their loved ones need psychiatric help or not, एक सजेशन दो। सबसे इम्पोर्टेंट सजेशन उसमें यह है, अगर आपके लव्ड वन का देयर इज अ चेंज इन बिहेवियर विच इज कंसिस्टेंट फॉर 2 वीक्स, मतलब कंसिस्टेंटली फॉर 2 वीक्स, सिट डाउन विद देम एंड टॉक। 1-2 दिन ऊपर नीचे सबका चलता रहता है, 2-3 दिन मन नहीं हुआ, कुछ हुआ, बॉस ने डांट दिया, लड़ाई हो गई, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली चेंज ऑफ पैटर्न है कि बहुत एक्टिव था, स्पोर्ट्स पे जाता था, आजकल नहीं जा रहा है, ये डाइनिंग टेबल पर खाना खाने आता, आजकल खाना लेके रूम में चला जा रहा है, तो कंसिस्टेंटली 2 हफ्ते के लिए चेंज ऑफ बिहेवियर है, फॉर द वर्स, बैठ के बात करिए, बात करिए सीनियर एल्डर्स फैमिली के, और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप वहाँ से लेके जाइए कि डॉक्टर दिखाना है कि नहीं। लेकिन वो चेंज ऑफ बिहेवियर ध्यान रखिए। कई बार हम लोग ईजिली टाल देते हैं कि अरे ठीक है, आजकल थोड़ा स्लो चल रहा है, क्वाइट सा चल रहा है। अगर यंग बच्चा है, आजकल यंग सुसाइड इतने कॉमन है कि मैं कहूँगा आपका बच्चा अगर 2 हफ्ते तक चेंज ऑफ पैटर्न कर रहा है, बैठिए उसके साथ, अंदर अंदर क्या चल रहा है गॉड नोज। आप में भी, एडल्ट में भी 2 हफ्ते में चेंज हो रहा है, इट मीन्स समथिंग इज गोइंग ऑन, और आप उसको बात करके निकाल नहीं पा रहे हो। कैथारसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैथारसिस मतलब आपके इमोशंस को बात करके बाहर निकालना। अगर आप आप रखे रहोगे तो एक लेवल तक इमोशन आ जाएंगे, फिर बर्स्ट ओपन होंगे, और बर्स्ट ओपन के तरीके बहुत सारे हैं। आप एग्रेशन हो सकता है टुवर्ड्स अदर, टुवर्ड अपने, गुस्सा, चिल्लाना, बॉक्सिंग जाके करना, तोड़ फोड़ करना, रोना, डिप्रेशन। द ईजीएस्ट फॉर्म इज टॉक करना। तो बात करिए, वो उसका इमोशन बाहर निकाल लीजिए। उससे आपने सुना होगा लेमन भी, किसी से 1 घंटा बिताए, हाँ बड़ी शांति मिली बात करके, आपसे बात कर बड़ा अच्छा लगा, हमारा सब मन का गुबार निकल गया, ये हम लोग इंडिया में कहते हैं, वो है, वो इमोशनल कैथारसिस है। तो बच्चे के साथ बैठ के बात करिए, उसको एवेन्यू दीजिए, और डांट के नहीं कहे क्या बेकार की बात कर रहे हो। हम लोग इंडियन में ये बहुत कहते हैं ये सब बात कर, हमारे ज़माने में कोई डिप्रेशन नहीं होता था, हम लोग कितनी कठिनाइयों से पले हैं, लैम्प के नीचे पढ़ते थे, ऐसी बातें सुनने में आती, और तुम लोग इतना अच्छे लाइफ दिए और कह रहे हो डिप्रेस है। तो ज़माना बदल गया है, बहुत इतना फैला हुआ है, इतना स्ट्रेस आज के ज़माने में। बच्चे की सुनिए। अब बच्चे के बारे में बोला और बोलने के लिए बोला, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ क्योंकि मेरा 2 टीनेज डॉटर्स है, सो बहुत उन लोगों का दोस्त बिकॉज ऑफ सिंगल, आई मीन दे आर द ओनली किड, मोस्ट ऑफ देम, और
single parenting. So that means they are busy with their own gadgets, in their own world. Social skills बहुत कम है और खोल के कुछ बोल नहीं पाता है, और कहीं कहीं दूसरे एक जगह जाके वहाँ पे मिंगल नहीं हो पा रहा है अपने आप में भी उधर. इज इट लाइक फॉर अ नॉर्मल, मेरे हिसाब से तो वो ठीक नहीं लगता है. तो ये पेरेंट्स लोगों के लिए कुछ अब बोल सकते हो? ये नई जनरेशन की प्रॉब्लम है. Yes. अगेन ये पैटर्न मैंने लास्ट 15-20 ईयर से देख रहा हूँ. ये बहुत हो रहा है, और ये भी इसलिए भी हो रहा है कि अब यूनिटरी फैमिलीज बहुत होने लगी हैं. यूनिटरी फैमिली में फादर मदर एक चाइल्ड है, फादर मदर दोनों काम कर रहे हैं, बच्चे के लिए टाइम नहीं है, तो बच्चे को बैठ के बात करने वाला है ही नहीं, तो उसको यही व्हाट्सएप और यही से मिला बात करने को, इंटरनेट. अब वो अपनी दुनिया में इमोशन कैथारसिस का है ही नहीं. आप उसको देख भी नहीं पाते क्योंकि डाइनिंग टेबल पे साथ बैठते नहीं आप. नहीं तो पहले डाइनिंग टेबल बैठे हैं, तुम आज बोल नहीं रहे हो, क्या हुआ है, तो निकलता है. ये अपने कमरे में खाना लेके जाते हैं. तो ये एक नया पैटर्न आ गया अनफॉर्चुनेटली. हमारे ज़माने में पहले हम जो कंपेयर करते हैं कि पेरेंट्स भी बड़े सोशल होते थे, घर में लोग आए, पार्टी वार्टी में आए तो आप बच्चों को बुलाते, भाई मिलो, ये अंकल हैं, नमस्ते करो. ये आजकल बच्चे कहते हैं हमें मिलना है उनसे, अपने कमरे में रह जाते हैं. तो ये हमारी वो है कि बच्चों को इन्वॉल्व करना. और वर्स के सिनारियो में बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी लैंग्वेज में बात करें. अनफॉर्चुनेटली जब पेरेंट और बच्चों की बात होती है तो बच्चा तो पेरेंट नहीं बन सकता, लेकिन पेरेंट तो बच्चा हो सकता. आपको उनके लेवल पर उतर के बात करनी है. मैं बताऊं, मेरे 2 बच्चे हैं, तो जब वो बड़े हुए तो जाने लगे सिटी में, लेट आना, ये आना, वो तो यूजुअल. तो कुछ रूल्स, और अगर आप कम रूल्स डालोगे तो इफ़ेक्टिव होगा. हमने काफ़ी फ्रीडम दिया. हम इंडिया से आए, लेकिन हम मेलबर्न में पाला है बच्चों को, तो फ्रीडम देना है. लेकिन हाँ, कुछ बेसिक रूल थे. लड़की के लिए 8:30 के बाद आप बाहर नहीं रहोगे तो हमें पता होना चाहिए कहाँ रह रहे हो. हम नहीं पूछेंगे कहाँ हो, अपने वेयर अबाउट बता दो, बस दैट्स इट. और पापा ठीक है, सब लोग जाते हैं ऐसे. हमने कहा नहीं, हम कुछ कह भी नहीं रहे. तुम लोग दिन भर 500 SMS करते रहते हो, एक SMS कर दो, आई एम हियर, आई एम ओके. कुछ नहीं, हम फॉलो थ्रू भी नहीं करेंगे. हैं? तो और 12 के बाद डेफिनेटली हमें पता होना चाहिए. तो उनकी लैंग्वेज में उतर के हमने बात करना शुरू किया, क्योंकि वाइफ फ़ोन करें तो थोड़ा गुस्सा होता है, क्या दोस्तों के बीच में फ़ोन आ रहा है, कहाँ हो. तो उनकी हमने कहा कुछ एक SMS. इंटरनेशनल जाते थे सारे बच्चे, आप लोग घूमने जाते हैं वर्ल्ड, और चिंता होती है वो कहीं, और ये लोग चुनते भी ऐसी जगह है जहाँ आप ना जाओ. हैं, माचू पिची जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं, पिनारा वो पकड़ रहे हैं हाथ में, तो डर लगता है. लेकिन वही फ़ोन करो तो गुस्सा होता है. तो उनके लेवल पर होता है. देखा, हमें कुछ नहीं चाहिए, एक वर्ड खाली लिख दो कहीं भी. एवरी 24 आवर्स आई नीड 1 वर्ड, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट भी चलेगा. है, तो जब उनको वो ठीक लगता है कि फ़ोन नहीं आया, लेकिन हाँ 400 SMS करो, एक हम पेरेंट्स को कर दिया, तो उनके लेवल और उनके साथ बैठ के बात करें. उन्होंने कहा कि स्कूल में डिफ़िकल्टी हो रही है, सुनिए क्यों हो रही है. आपके हिसाब से नहीं होगी, लेकिन उनको परसीव हो रहा है. अगर उनको परसीव हो रहा है, उससे बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम है. आपके लिए नहीं होगी, उनके लिए है. नहीं सुनेंगे तो शट इन हो जाएंगे, और फिर अपने दोस्तों से बात करेंगे, और वो फिर उनको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं. फिर एक दिन वही सब एजिटेशन, सेल्फ हार्म, नेगेटिव थिंकिंग शुरू हो जाती है. तो मेरी राय है कि अपने बच्चों या जो भी, उसको पुश ओवर डन कर दीजिए. नहीं, हमारे जो कितना आज भी हम सुनते हैं हमारे ज़माने में होता था, नहीं होता है. सिंपल सी एग्जाम्पल एक और हमने देखा, एक फैमिली में बच्चा खाना खा रहा था, 8-9 साल का था, और उसने आधा प्लेट चावल छोड़ दिया. माँ ने कहा बेटा ख़त्म करो, आधी दुनिया को खाना नहीं मिलता है. तो उससे सीधे कहा, मम्मी आप झूठ बोलती हैं, कहाँ नहीं खाना मिलता. सारे ऑस्ट्रेलिया के लोग मोटे मोटे हैं, जहाँ जाओ वहाँ खाना ही खाना है. मैकडोनल्ड में भरा है, लोग फेंक देते हैं, क्योंकि इसने वो देखा ही नहीं वो दुनिया. तो आपने दिया ऐसी लाइफ है, तो उसके लेवल पर बात करिए. तो ये कह रहे हैं कि हमको उतर के बात करना वेरी इंपॉर्टेंट है. राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मतलब या कम्युनिकेशन लाइन शुड बी ओपन विद चिल्ड्रन ऑल द टाइम एंड नेवर शट देम अप. मतलब मैंने ऐसे एग्जाम्पल दिए कि मैं डॉक्टर हूँ, ऑस्ट्रेलिया में हूँ, तो हम लोग पेशेंट को बड़ी इज्जत से बात करना पड़ता है. 1-2 बार मैं ऑलमोस्ट टेम्पर लूज कर गया इंडियन पेरेंट्स पर. बच्चा सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है,
और फादर मदर आते ये बेकार की बात कर रहे हैं, हमारे ज़माने इनको लग्जरी में पाला है तो ये कर रहे हैं, और मैं पढ़ने कहता हूँ उसमें क्या बुराई है, मेरे सामने कह रहे हैं। तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा आप ऑस्ट्रेलिया लाए उनको, इंडिया में कर सकते, यहाँ लाए, तो उनको सुनो, वो सुसाइड करने जा रहा है, आपको अच्छा लगेगा? तो फिर कहते हैं फादर की तो ब्लैकमेल कर लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। सो थोड़ा मोर अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस बढ़ रही है, थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन हाँ अभी भी चाहिए है, चल रहा है। सो वी आर ऑलमोस्ट एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट। लास्ट एक वेरी क्रूशियल क्वेश्चन है, ये एक्चुअली एक मेरा डॉक्टर दोस्त ने ही आपको मतलब मेरे को बोला कि पूछने के लिए। सो विथ ऑल द मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी हम लोग ज़्यादा दिन तक जी रहे हैं, सो एंड डेफिनेटली आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ गोन अप। तो ये मैं आपको यही क्वेश्चन करना चाहता हूँ, ये क्यों मेंटल हेल्थ के लिए नहीं हो रहा है? मेंटल के लिए हो रहा है, लेकिन स्लोली हो रहा है। अच्छा, स्लोली ओके, हो रहा है, मेंटल डेफिनेटली हो रहा है। मैं अपना 1982 में साइकेट्री, 1982 से साइकेट्री में हूँ, तो 43 ईयर्स हो रहे हैं, 42 प्लस। मेरे टाइम में जब मैंने ट्रेनिंग कर रहा है तो 2 एंटी डिप्रेशन होते थे, 2 एंटी साइकोटिक होते थे, बस वही 2 में हम लोग खुश रहते थे। तो 3 एंटी डिप्रेशन होते थे, उनके साइड इफेक्ट इतने गंदे थे, आज भी हैं मार्केट में, एंडअप करके है, वो आप लीजिए आपका टंग चिपक जाता, ड्राई होता था माउथ, ब्लड विजन होता था, कॉन्स्टिपेशन होता था, लेकिन आप सुसाइड नहीं करते थे। डिप्रेशन के लिए अच्छी मेडिकेशन थी, लेकिन वो मरीज ज़्यादा दिन लेता नहीं था, क्योंकि इतना ड्राई आते थे कि मेरा टंग चिपक रहा है। लेकिन हम लोग कहना पड़ता, भाई तुम्हारी जान तो बची है, आप सुसाइड तो नहीं कर रहे हो। हाँ, वो भी सही था। कॉन्स्टिपेशन होता था, ब्लड विजन होता था, इतने साइड इफ़ेक्ट होते थे, लेकिन जान बचती थी। एंटीसाइकोटिक में 2 एंटीसाइकोटिक या 3 एंटीसाइकोटिक होते थे, उनके साइड इफ़ेक्ट इतने गंदे गंदे थे कि एक जैसे क्लोप्रोमोजिन करके, उसका साइड इफ़ेक्ट था कि आप ट्रेमर्स आते थे, और मुंह के फेशियल ट्रेमर्स आप ऐसे करते, आपने देखा होगा कि पुराने साइकेट्रिक मरीजों को फेशियल मूवमेंट होता रहता था ऑल द टाइम, टार्डिव डिस्काइनेसिया कहते हैं उसको। तो वो सब थे साइड इफ़ेक्ट, और तो ज़्यादा दिन लेते नहीं थे, छोड़ देते थे। वहाँ से 40 साल में इतनी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं, कंप्लायंस बढ़ गई है, साइड इफ़ेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लेवल तक आ चुके हैं, उससे कंप्लायंस अच्छी है। तो मेंटल हेल्थ मॉर्बिडिटी कहते हैं कि ये बीमारियाँ कम पर ले आते हैं, उनके इंटेंसिटी 10 के बदले अब 2 पर है, मैनेजेबल है। कितने इवन पॉलिटिशियन, बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन दवा लेके काम कर रहे हैं। उस ज़माने में आप ये दवा लेंगे, आपका इतना साइड इफ़ेक्ट है, आप बेसिक काम कर पाएंगे, स्पोर्ट्स हाई लेवल का नहीं खेल सकते, एकेडमिक्स में हाई लेवल पर नहीं जा सकते थे, उसमें इम्प्रूवमेंट आया है, डेफिनेटली है। ईसीटी, उस ज़माने में ईसीटी हिस्टोरिकली 1964 से जब वो मूवी आई थी वन फ्लू ओवर कुकूज़ नेस्ट, उसने ईसीटी का बड़ा, आपने देखा है भी नहीं? वन फ्लू और कुकीज़ नेस्ट में ईसीटी को बड़े क्रूड फॉर्म में दिखाया है। उसके बाद तो ह्यूमन राइट्स इशू आ गई, सिर्फ 6 साल तक ऑलमोस्ट बैन हो गया था दुनिया में, फिर धीरे धीरे ईसीटी रिफाइन कर रहे हैं। मैं ईसीटी एक्सपर्ट हूँ, मैंने अपने टाइम में क्रूड ईसीटी दिया है, आपको दिखाया, वैलियम दिया और मशीन लगा के दे दिया, एनेस्थीसिया दिया, तो आप 24 घंटे तक ठीक से रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। आज ईसीटी इतना रिफाइन हो गया है कि अगर मैं डिप्रेस हूँ एक सर्टेन लेवल पर, मेरी फैमिली को मैं ईसीटी दूंगा उनको। एनेस्थीसिया पहले ज़माने में बिल्कुल बेसिक वही क्रूड एनेस्थीसिया कि अब रात भर रहो, खांसी ना आए, 24 घंटे बाद आउट होता। अब एनेस्थीसिया 5 मिनट का होता है, आपने इंड्यूस किया, हमने ईसीटी दिया, अब ईसीटी 0.3 सेकेंड की होती है। एनेस्थेटिस्ट ने किया, काउंट करो 1 2 3 4, सो गए, आई एम रेडी। साइकेट्रिस्ट आया, 0.3 सेकेंड में ईसीटी दिया, सेक्रेटरी आई एम डन, एनेस्थीसिया उनको एनेस्थीसिया बाहर निकालता है, वहीं बात करता है, बैठाता है, सैंडविच देता है, बाहर जाओ। पहले ज़माने 24 घंटे लगते थे, हैं? तो एनेस्थीसिया इतना रिफाइन हो गया कि हम लोग ईसीटी लगा के 4 घंटे में आपको घर भी भेज देते हैं, आजकल कॉमन हो गया घर जाना। ईसीटी इतनी रिफाइन हो गई है, पहले मेमोरी डिस्टर्बेंस होती थी, ईसीटी लगाया सब भूल गए, मतलब टेम्प्रेरी होता था, लेकिन
काफ़ी दिन तक। अब अल्ट्रा ब्रीफ ECTs आ गए, इतना हाई लेवल की कोई मेमोरी डिस्टर्बेंस नहीं। कितनी बार मरीज आते हैं काम करते हुए, आधे दिन की छुट्टी लिया, ECT लिया, घर गए, नेक्स्ट डे काम पर फिर चले गए। तो उस सब में एरिया में बहुत है। कई लोग जो कि मेंटल इंस्टीट्यूशन में जाते, आज वो घर पर हम लोग कर रहे हैं। तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन और फील्ड के हिसाब से कम हुआ। ओह अच्छा। कम हुआ क्योंकि वही एक स्टिग्मा जो साइकेट्री में लगा रहता है। कई मरीज हमारे यहाँ, मैं सोचता हूँ जो मतलब सिस्टम में घुसना ही प्रॉब्लम है, वही बड़ा प्रॉब्लम है। एक बार घुस जाए तो देन देयर आर वेज। ये एब्सोल्युटली मेडिसिन बहुत है, और दवाइयाँ, एक दो दवाइयाँ आई हैं यहाँ, नाम लेने से फ़ायदा नहीं है, लेकिन हम कहते हैं हमारे 40 साल के कैरियर में वो क्लीनेस्ट एंटीसाइकोटिक आ गई है, क्लीनेस्ट एंटी डिप्रेसेंट, ऑलमोस्ट क्लोज टू विदाउट साइड इफेक्ट, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी बदल दिया है। राइट। सो देयर इज होप, देयर इज होप, देयर इज इम्प्रूवमेंट, और एवरी न्यू मेडिकेशन जो आ रही है वो प्रीवियस पर इम्प्रूवमेंट है। राइट। तो नहीं, इम्प्रूव हो रहा है, ये नहीं कह सकते कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रही है, क्योंकि पहले मेंटल हेल्थ पेशेंट अगर आप देखें हिस्टोरिकली 40, 45, 60 तक मर जाते थे। साइकोटिक हैं, खाना नहीं खाते, ये नहीं करते, दवा नहीं लेते, फिजिकल इलनेस हो जाती थी, इन्फेक्शन है, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अब मेंटल इलनेस से कोई नहीं मरता। सुसाइड ही एक चीज़ है जो कि एक हमारा श्राप है अभी, लेकिन उसके अलावा मेंटल इलनेस को हम लोग ले जाते हैं नॉर्मल लाइफ तक। तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट है। Great. So on that, as you know, if you want to live your life in your own terms, this is the right place. This is URL podcast. Thank you, Shashiji, for your time and for your wisdom. Welcome.